अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रताप लाल एलियानी है और मैं नबातात का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं लेक्चर दूंगा और मेरा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी जानदार के जिस्म से मुंतखब शुदा जीन हासिल करके दूसरे जानदार में दाखिल किया जाता है और फ़ायदेमंद जानदार या प्रोडक्ट हासिल किया जाता है। माजी में माइक्रो जानदार की मदद से पनीर और वाइन को तैयार किया जाता था। लाइव स्टॉक यानी कि मवेशी जानवरों वगैरह और फसलों की तैयारी में भी इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता रहा है। जदीद दौर में कई जानवरों की क्लोनिंग की गई है। 1996 में एक भीड़ टोली को क्लोनिंग के ज़रिए तैयार किया गया। डीएनए टेक्नोलॉजी ने मौजूदा दौर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। एक सदी कबल ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में डीएनए की अहमियत को दराफत किया। 1971 में जेनेटिक्स की रिसर्च में इनकलाब बर्पा हुआ और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ। बायोटेक्नोलॉजी को इंसानी बहबूद के लिए जानदारों के इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें जानदारों या उनके अज्जा को फ़ायदेमंद प्रोडक्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग पर अनासर करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा अमल जिसमें एक खलिए से डीएनए को निकाल दिया जाता है या उसको मुंतखब शुदा डीएनए से तब्दील कर दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी जानदार का जेनेटिक मादा इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से एक जेनेटिक मादा प्लास्मिड होता है। प्लास्मिड बैक्टीरिया में पाए जाने वाले डीएनए के गोल छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बैक्टीरिया के खलियों में आज़ादाना तौर पर तैयार होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे खलियों तैयार होते हैं जिनमें बैरूनी जीन यानी कि फॉरेन जीन मौजूद होता है और ये खलिए एक नया और मुख्तलिफ प्रोटीन तैयार करने के काबिल होते हैं और उन खलियों की नशोनमा के नतीजे में एक बैरूनी जीन के साथ प्लास्मिड्स की कई यकसान नकूल यानी कि कापी तैयार की जा सकती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ये कुछ मुख्तलिफ मराइल हैं। पहला है इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का तैयार होना। दूसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मेज़बान खली में दाखिल करना। तीसरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ मेज़बान की कई कापियाँ यानी नकूल की पैदावार और तादाद में इजाफा करना। चौथा दरकार शुदा जीन के साथ बैक्टीरिया का इंतखाब। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का तैयार करना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो जानदारों के डीएनए शामिल होते हैं। उसकी तैयारी में बुनियादी चीज़ें वेक्टर्स, रेस्टिकेशन एंजाइम और डीएनए लाइगेस एंजाइम दरकार होते हैं। पहला वेक्टर, जब मुंतखब जीन को मदद करने वाला जीन मॉलिक्यूल के साथ लगाकर मेज़बान जिस्म में दाखिल किया जाता है तो ये मदद करने वाले जीन मॉलिक्यूल्स वेक्टर कहलाते हैं। ये वेक्टर भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक मुंतखब जीन दाखिल कर दिया जाता है और फिर उनको मेज़बान जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। ये मेज़बान जिस्म में आमतौर पर बैक्टीरिया होते हैं। वेक्टर्स आमतौर पर ये प्लास्मिड्स होते हैं जो बैक्टीरिया के जिस्म में पाए जाने वाले ज़ायद छोटे साइज़ के गोल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मेज़बान खलिए के क्रोमोसोम में आज़ादाना तौर पर तकसीम होते हैं। प्लास्मिड्स एक या ज़्यादा जीन्स को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। प्लास्मिड ज़्यादातर बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं लेकिन बाज़ यूकैरियोटिक खलियों में मसलन ईस्ट वगैरह में भी मौजूद हो सकते हैं। जब प्लास्मिड्स में मुंतखब शुदा जीन दाखिल कर दिए जाते हैं और उनको अपनी जगह से निकाल लिया जाता है तो ये प्लास्मिड्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। मेज़बान खलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वेक्टर्स के तौर पर लेते हैं और बाद में बैक्टीरिया या प्लास्मिड्स में तौलीद का अमल होता है। प्लास्मिड्स के अलावा बैक्टीरिया
फेजेस यानी कि वायरस को भी वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अमल में डीएनए को काटने के लिए मखसूस एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम कुदरती तौर पर बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज वायरस के इन्फेक्शन को रोकने में पैदा होते हैं। उनको 1960 में मालूम किया गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को मखसूस मकाम से काट देता है। कटे हुए दोनों सिरों को दरमियान जगह गैप बन जाती है। उन दोनों सिरों को स्टिकी सर यानी कि स्टिकी एंड्स कहते हैं। इन दोनों सिरों के साथ नया डीएनए का हिस्सा जुड़ जाता है। तीसरा लाइगेस एंजाइम। नए डीएनए को इस तरह जुड़ने के अमल में एक मखसूस एंजाइम इस्तेमाल होता है, उसको लाइगेस एंजाइम कहते हैं। दूसरा रिकम्बिनेंट डीएनए का मेज़बान खले में दाखिल करना। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया को ही मेज़बान जिस्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के खलियों से रिकम्बिनेंट डीएनए को निकालना और दाखिल करना आसान होता है। जब बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड के साथ रखा जाता है तो आसानी के साथ रिकम्बिनेंट डीएनए को हासिल कर लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया मुंतखब शुदा डीएनए को महलूल या दूसरे बैक्टीरिया से हासिल कर लेते हैं। तीसरा रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ मेज़बान की कई कापियाँ यानी कि नकूल की पैदावार और तादाद में इजाफा करना। जब प्लास्मिड के साथ रिकम्बिनेंट डीएनए मेज़बान बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है तो ये बार बार तकसीम का अमल करता है और लातादाद रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करता है। इस अमल को क्लोनिंग भी कहते हैं। इस अमल के ज़रिए यकसा खलियों का एक ग्रुप तैयार हो जाता है। हर खलिए में रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की एक या ज़्यादा नकुल मौजूद होती है। चौथा दरकार शुदा जीन के साथ बैक्टीरिया का इंतखाब। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मुंतखब शुदा दरकार जीन को मुंतकिल करने के लिए बैक्टीरिया का सही इंतखाब ज़रूरी होता है। ये बैक्टीरिया मेज़बान जिस्म का काम करता है और रिकम्बिनेंट डीएनए को तैयार करने का काम करता है।